नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टैटिक जीके की रिवीजन सीरीज में स्वागत है। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप लोग अपने हेल्थ का भी ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश करिए कि बाहर कम से कम निकलिए। अगर बहुत ज़रूरत है तभी निकलिए, बढ़िया गमछे वमछे बांध के। तो चलिए दोस्तों अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस मतलब होता है जनगणना। जनगणना की शुरुआत पहली बार इंडिया में 1872 में की गई ड्यूरिंग दी लॉर्ड मायो। और लेकिन ये जो 1872 की जनगणना थी ये नॉन सिंक्रोनस सेंसस था, क्योंकि यहाँ पे जो ओवरऑल जो जनगणना की गई पूरे कंट्री में डिफरेंट टाइम पे काउंट की गई। और लेकिन जब अगर हम सिंक्रोनस नेशन वाइड सेंसस की बात करें कि एक ही टाइम पे जनगणना मतलब काउंटिंग की गई पॉपुलेशन की, तो ये 1881 में हुआ ड्यूरिंग दी लॉर्ड रिपन ड्यूरेशन। और पहले कमिश्नर इसके जो थे W.C. प्लाउडेन थे 1881 सेंसस के। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि पॉपुलेशन जैसे जैसे अगर कोई इकोनॉमी कोई कंट्री अंडर डेवलप्ड है तो वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ेगी। इंडिया के केस में क्या ऑब्जर्व किया गया कि जो हमारा 1911 और 2021 के बीच का जो सेंसस कंडक्ट कराया गया तो इसमें यह देखा गया कि इस ड्यूरेशन में हमारा पॉपुलेशन डिक्रीज हो गया। जैसे अगर 1901 से 1910 का पीरियड देखिए 11, तो यहाँ पे 10 साल का ड्यूरेशन में हमारी पॉपुलेशन बढ़ी। लेकिन जब 1911 और 1921 का सेंसस कराया गया 1921 में, तो यहाँ देखा गया पॉपुलेशन हमारी घट गई। तो इसीलिए 1921 का जो सेंसस हुआ था इसको बोला जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्योंकि पहली बार था कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी वो डिक्लाइन हुई थी इंडिया में। 2011 का जो सेंसस था, अगर हम 1872 से काउंट करें जब पहली बार नॉन सिंक्रोनस सेंसस स्टार्ट हुआ, तो ये 15वां सेंसस था और 7वां सेंसस है आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो अभी जो हमारा सेंसस हो रहा है 2026 में, ये हमारा कौन सा हो गया? 8th हो गया आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड 16th आफ्टर 1872। और उस इसका जो थीम था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, और इसको जो कंडक्ट किया गया था ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा। देखिए यहाँ पे यही चीज बताया गया है कि 1991 से 2001 तक पॉपुलेशन हमारी ग्रोथ रेट क्या थी? 21.54%। 2001 से 2011 के बीच हमारी पॉपुलेशन रेट 17.7%। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2001 से 2011 के बीच क्या थी, तो 17.7% थी। यानी अगर 2001 में हमारी पॉपुलेशन 100 थी, तो आज कितना हो गई? 17% बढ़ के करीब 118। और ये जो डिक्लाइन हो रहा है 21.54% जो रेट थी, अब 17.7% हो गया। तो ये डिनोट कर रहा है कि हमारा जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है, अब लोग कम बच्चे पैदा करना प्रेफर कर रहे हैं। पॉपुलेशन कंपोजिशन अगर 2011 सेंसस की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन 121.08 करोड़, जिसमें मेल पॉपुलेशन 51.47%, फीमेल पॉपुलेशन 48.53%। एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट स्टेट एरिया में राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र, देन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे आ रहा है। और स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया गोवा है। और यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करें एरिया वाइज, तो सबसे बड़ा लद्दाख है और स्मॉलेस्ट लक्षद्वीप है। अब पॉपुलेशन वाइज सबसे अधिक पॉपुलेशन इंडिया में यूपी की है, उसके बाद महाराष्ट्र, देन बिहार, देन फोर्थ नंबर पे वेस्ट बंगाल। और लोवेस्ट पॉपुलेशन सिक्किम की है। पॉपुलेशन ग्रोथ अगर हम रेट की बात करें तो हाईएस्ट जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ड्यूरिंग दी 2001 से लेकर 2011, तो ये मेघालय की हाईएस्ट है और नागालैंड की निगेटिव है। नागालैंड में अगर 100 लोग थे तो वो घट गए हैं, निगेटिव में ग्रोथ रेट हो गई है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब होता है कि अगर आपका 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है तो उसमें कितने लोग रह रहे हैं, दैट इज अ पॉपुलेशन डेंसिटी। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की है और लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश की है, जिसकी 17 है। मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर अगर एरिया आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में, तो वहाँ पे 17 लोग रहते हैं। और इंडिया में अगर हम बात करें, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन की कहाँ है, यूनियन और अगर यूनियन टेरिटरी और स्टेट दोनों के कंपेयर में, तो ये आपका दिल्ली है। सेक्स रेशियो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स पे, तो हाईएस्ट केरल में है सेक्स रेशियो और लोवेस्ट हरियाणा में है। और चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे हाईएस्ट कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश।
इंडिया की जो लिटरेसी रेट है ये 74.04% है, मेल और फीमेल को मिला के। और इसमें से मेल लिटरेसी 82.14% एंड फीमेल लिटरेसी 65.46। ये डेटा आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए। हाईएस्ट लिटरेसी केरल में और लोवेस्ट बिहार में। अब बिहार की आपकी सबसे अधिक क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी है स्टेट के अगर रिस्पेक्ट में देखेंगे तो। अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन, हाईएस्ट अगर हम रूरल पॉपुलेशन की बात करें किसी स्टेट में परसेंटेज में, अगर उस स्टेट में जितने भी पॉपुलेशन है उसका कितने परसेंट रूरल एरिया में रह रहा है, तो ये हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक लोग रूरल एरिया में रह रहे हैं, उसके बाद बिहार, देन असम। इसी प्रकार अर्बन अगर हम पॉपुलेशन की बात करें परसेंटेज में, तो गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु। और हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन यहाँ एब्सोल्यूट नंबर में बात की जा रही है, ना कि परसेंटेज में। जब हम परसेंटेज में बात करते हैं तो वहाँ पे हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे कि अर्बन अगर हम पॉपुलेशन का परसेंटेज निकालें तो हम ये देखेंगे ना अर्बन पॉपुलेशन कितनी है उस स्टेट में डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। और यहाँ पे एब्सोल्यूट में क्या करेंगे हम, कितने लोग हम अर्बन एरिया में रह रहे हैं, तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक लोग अर्बन एरिया में रहते हैं। शेड्यूल कास्ट, लार्जेस्ट एससी अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, देन वेस्ट बंगाल, देन बिहार। उसी प्रकार अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो सबसे अधिक पंजाब में आपको शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। शेड्यूल ट्राइब की लार्जेस्ट पॉपुलेशन एब्सोल्यूट नंबर में बात हो रही है तो मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र, देन उड़ीसा। और अगर यही परसेंटेज में बात हो जाए तो मिजोरम, आफ्टर दैट नागालैंड। अब ये कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका यूज करके हम डिफरेंट पैरामीटर्स को मेजर करते हैं। अल्टीमीटर का यूज करके हम जो अल्टीट्यूड्स होता है, हाइट होता है, उसको मेजर करते हैं। जैसे हमारा एरोप्लेन कितने हाइट पे उड़ रहा है उसकी अगर हम मेजरमेंट करनी है तो अल्टीमीटर का यूज करेंगे। पहाड़ों की हाइट कितनी है, घर की आपकी हाइट कितनी है। अमीटर का यूज करके इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है। एनीमोमीटर, इससे विंड स्पीड की मेजरमेंट किया जाता है। ऑडियोमीटर, देखिए ऑडियो मीन्स क्या होता है, आपका एक तरह से सुना रहा है ना, आप बोलते हैं ना भाई ऑडियो बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ, तो यहाँ से क्या हो गया कि इससे हियरिंग एबिलिटी किसी पर्सन की मेजर की जाती है। बैरोमीटर के द्वारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाइनोकुलर के द्वारा जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो दूर, उसको देखा जाता है। अब बोलोमीटर के द्वारा हीट रेडिएशन का मेजरमेंट किया जाता है। कैलोरीमीटर, क्वांटिटी ऑफ जो हीट होती है उसको मेजर किया जाता है जो किसी बॉडी से रिलीज होती है। कार्बोरेटर, जो कि हमारी गाड़ियों के इंजन में लगा होता है, जो बेसिकली एयर और जो फ्यूल होता है उसको मिक्स करता है ताकि फ्यूल का जो है बर्निंग हो और हमारे जो है इंजन स्टार्ट हो जाए। क्रिस्कोग्राफ के द्वारा प्लांट की ग्रोथ मेजरमेंट की जाती है। साइक्लोट्रॉन के द्वारा जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया जाता है, उनको हाई स्पीड से एक्सेलरेट किया जाता है। डायनोमो, डायनोमो वो जो शादी ब्याह में आपने देखा होगा कि जनरेटर जो हम लोग बेसिकली बोलते हैं उसको डायनेमो भी बोला जाता है, जहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसको डिटेक्ट किया जाता है। अगर कहीं पे स्टैटिक चार्ज हो गया मान लीजिए तो उसको डिटेक्ट करना है तो उसके लिए आप इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करेंगे। एंडोस्कोप के द्वारा एग्जामिन्स इंटरनल बॉडी पार्ट्स। और फायदोमीटर के द्वारा मेजर हीट ओशियन डेप्थ। गैल्वेनोमीटर के द्वारा आप जो स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट्स होता है ना, स्मॉल अमाउंट्स का, बहुत स्मॉल, तो उसको मेजर किया जाता है। गायरोस्कोप, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके द्वारा जो एंगुलर मोशन होता है, कोई ऑब्जेक्ट जो है रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो उसको मेजर किया जाता है उसकी स्पीड्स को। हाइड्रोमीटर आपने पढ़ा ही होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो लिक्विड्स का होता है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। हाइग्रोमीटर के द्वारा ह्यूमिडिटी, जो एयर में ह्यूमिडिटी कितनी है। हाइड्रोफोन, ये जो अंडर वाटर जो साउंड जनरेट होती है उसको डिटेक्ट करता है। कीमोग्राफ, इसको जो बॉडी फंक्शंस हैं हमको, जैसे हमारी बॉडी में हमारा हार्ट फंक्शन कर रहा है, हमारा लीवर का फंक्शन कैसा है, हमारा बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म कैसा है, जो डिफरेंट पैरामीटर होते हैं उसको ग्राफ के द्वारा जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसको डॉक्टर स्टडी करके बताते हैं कि हमारी बॉडी में अगर कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है। लैक्टोमीटर के द्वारा जो मिल्क होता है उसकी प्योरिटी टेस्ट की जाती है। लक्स मीटर, ये लक्स साबुन की बात नहीं हो रही है, लक्स मीटर जिससे लाइट इंटेंसिटी मेजर की जाती है। मैनोमीटर के द्वारा
जो गैस प्रेशर होता है, जैसे कोई इक्विपमेंट्स है और कोई बर्तन है, इसमें आपने गैस भर दिया और इस जार को बंद कर दिया, तो इस गैस का कितना प्रेशर है, इसको मेजर करने के लिए आप मैनोमीटर डिवाइस का यूज करेंगे। माइक्रोफोन, यहाँ माइक्रोफोन आप जानते हैं, आप अगर शादी ब्याह अटेंड करते होंगे तो आपने देखा होगा कि लोग माइक से, या नेताओं का अगर आपने भाषण देखा होगा तो वो माइक से स्पीच देते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली उनकी जो साउंड एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो रही है, जो बाद में वापस से आपको स्पीकर के थ्रू साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए, हमारी गाड़ियों में एक ओडोमीटर होता है, एक स्पीडोमीटर होता है। तो ओडोमीटर के द्वारा आपका जो डिस्टेंस आपकी बाइक या आपकी जो व्हीकल्स है कितना चली है उसको मेजर किया जाता है, और स्पीडोमीटर के कारण, स्पीडोमीटर से आप कितनी स्पीड से आप अपनी बाइक को चला रहे हैं वो दिखाता है। ओंडोमीटर, ओंडोमीटर इसके द्वारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी मेजर की जाती है। फोनोमीटर के द्वारा साउंड इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है। फोनोग्राफ, फोनोग्राफ एक ऐसा डिवाइस होता है ना जिसके द्वारा साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे ये कुछ ऐसा होता है, चम्मच जैसा होता है कि इसको आप थोड़ा सा खींच के छोड़ देंगे तो ये वाइब्रेट करने लगा, जिसके कारण क्या होता है, साउंड जो है रिप्रोड्यूस होती है। पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ के द्वारा जो झूठ बोलते हैं ना उसको पकड़ा जाता है। बेसिकली ये कोई एब्सोल्यूट डिवाइस नहीं है कि जो डिटेक्ट कर पाए कि आप झूठ बोल रहे हैं कि नहीं। इससे बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि ग्राफिकल आपके बॉडी के फंक्शंस को स्टडी किया जाता है, कि आप जैसे कोई चीज़ अगर आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं किसी क्वेश्चन का, तो उस टाइम पीरियड पे आपका बॉडी का, आपका ब्लड प्रेशर, आपका नर्वसनेस, ये सारी चीज़ें आप जो है चेंज होती है ना, तो उसी से आपके जो डॉक्टर होते हैं पता लगाते हैं कि आदमी सही बोल रहा है कि नहीं। तो ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को मेजर करके बताता है कि कोई पर्सन सही बोल रहा है कि नहीं। पायरोमीटर, जो बहुत हाई टेम्परेचर्स होते हैं, मोर देन 1500 डिग्री सेल्सियस, उसको मेजर किया जाता है। रेन गॉज के द्वारा रेनफॉल मेजर किया जाता है कि किसी एरिया में कितनी रेनफॉल हुई, क्योंकि जब बारिश होती है ना उसके बाद आया न्यूज पेपर में आपको देखने को मिलता होगा कि यहाँ पे 100 मिलीमीटर की बारिश हुई, तो ये कैसे पता चला, ये रेन गॉज डिवाइस का यूज करके। रिंगल मैन स्केल का यूज करके जो डेंसिटी होता है स्मोक का, जैसे एयर है, एयर में क्या होता है, स्मोक अगर फैल गया तो उसकी डेंसिटी कितनी है उस एयर में, तो उसको मेजर करने के लिए रिंगल मैन स्केल का यूज किया जाता है। स्पीडोमीटर हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। और एक है स्फिग्मो मैनोमीटर, जिसके द्वारा हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है उसको मेजर किया जाता है। अब बॉडी का ब्लड प्रेशर मेजर करने का यूनिट क्या है, mm/SG, जैसे 180 या 80 जो भी है, ऐसे मेजर किया जाता है। स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा वेट फोर्स मेजर किया जाता है। स्टेथोस्कोप आपने देखा होगा बचपन में, कि बचपन में क्या अभी भी आप देखते होंगे कि डॉक्टर जो है अगर बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो स्टेथोस्कोप लगा के बच्चों की जो हार्ट बीट है उसको सुनने का वो कोशिश करते हैं। तो स्टेथोस्कोप से जो हार्ट की साउंड है उसको सुना जाता है। टैचियोमीटर के द्वारा जो सर्वेयर होते हैं ना, जो किसी एरिया में अगर कोई कंपनी स्टार्ट करना है, मैन्युफैक्चर बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, तो वहाँ पे टैचियोमीटर के द्वारा सर्वेयर डिस्टेंस, एलिवेशन, डायरेक्शन, कितना वो एरिया समतल है, ये सारी चीज़ें, सारे पैरामीटर्स मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर के द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। विंड वेन, विंड वेन के द्वारा जो विंड की डायरेक्शन होती है वो मेजर किया जाता है। एनीमोमीटर से क्या था, विंड स्पीड, और विंड वेन से डायरेक्शन। सलेम सागो, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, पढ़ा क्या होगा, घरों में देखा होगा साबुनदाना, जब लोग व्रत रहते हैं तो उस केस में ये घरों में आता है। तो ये स्टार्च बेस्ड एक फूड प्रोडक्ट है जिसको टैपियोका, टैपियोका को क्या बोलते हैं, कसावा। अब कसावा को इंडिया में कौन इंट्रोड्यूस किया था, आपके पोर्तुगीज, उसकी जड़ों से प्राप्त किया जाता है। और लोकल भाषा में तमिलनाडु में इसको जावा ऋषि भी बोलते हैं। ये आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, जैसे चीनी नहीं होता उसी टाइप का, वाइट कलर का। इसका यूज हम लोग तो साबुनदाना खाने के रूप में तो यूज होता ही है, उसके अलावा ये अल्कोहल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में बाइंडिंग एजेंट के रूप में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जहाँ पे दवाओं को बनाने के लिए, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ओटावा कन्वेंशन को 1997 में अडॉप्ट किया गया, 1999 में ये कन्वेंशन इफेक्ट में आ गया। इस कन्वेंशन के जरिए जो भी माइंस होते हैं, जो बेसिकली ह्यूमंस को टारगेट करते हैं, किल करते हैं, उन पर रोक लगाया गया कि कोई भी कंट्री ऐसे
माइंस का ना तो यूज करेगा, ना प्रोडक्शन करेगा, ना उसकी स्टॉक पाइलिंग करेगा, और ना तो किसी दूसरे कंट्री को ट्रांसफ़र करेगा जो कि उसका निगेटिवली यूज कर सके। और ये जो कन्वेंशन है ये सभी देशों के लिए ओपन है, और इसका जो ड्यूरेशन है अनलिमिटेड है। जैसे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल गोल पढ़ेंगे तो देखेंगे इसका ड्यूरेशन 2015 से 2030 है, लेकिन इसका अनलिमिटेड है। इंडिया, चाइना, रसिया ने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है। अभी तक केवल 33 देश हैं जो इस कन्वेंशन को साइन किए हैं। अल्मा आटा डिक्लेरेशन 1978 में अडॉप्ट किया गया। इस कन्वेंशन को डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ ने बुलाया था। अल्मा आटा एक प्लेस है आपका कजाकिस्तान में। और यहाँ पे ये बात की गई जो हेल्थ केयर है ना, इस हेल्थ केयर को हर किसी को, जो भी कोई भी कंट्री है, सब हर सिटीजन्स को ये अवेलेबल होना चाहिए यूनिवर्सल हेल्थ केयर। इसके लिए बात की गई। तलानुमा डायलॉग यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत इसको अडॉप्ट किया गया, जहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना उसको कैसे हम मिटिगेट करें, उससे संबंधित वार्तालाप की गई। फिशिंग कैट, ये स्टेट एनिमल है वेस्ट बंगाल का। ये जो फिशिंग कैट है ये मछली खाती है, और ये फ्रेश वाटर और जो साल्ट वाटर होता है कोस्टल इकोसिस्टम का, वहाँ पे ये रह सकती है। और ये इंडिकेटर स्पेसीज है वेटलैंड हेल्थ का। अगर ये किसी भी मतलब इकोसिस्टम में प्रेजेंट है, खासतौर से फ्रेश वाटर और कोस्टल इकोसिस्टम में, तो ये डिनोट करता है कि वहाँ का जो हेल्थ है ना उस इको सिस्टम या वेटलैंड का हेल्दी है, वहाँ पे फिश की अवेलेबिलिटी है, और वो मार्स जो भी इकोसिस्टम है वो अनडिस्टर्ब है। इसको आईयूसीएन की कैटेगरी में, वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है फिशिंग कैट को। साइन ऐप, ये जो रेलवे एम्प्लॉय के द्वारा ये ऐप स्टार्ट किया गया है बाय द इंडियन रेलवे, ताकि जो भी फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं रेलवे में, अगर उनके अगेंस्ट कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो अपने इंसिडेंट को इस ऐप के थ्रू क्या कर सकती हैं, रजिस्टर कर सकती हैं, और अपने ग्रीवेंस का रिड्रेसल करा सकती हैं। गुलिस्तान पैलेस ये अभी न्यूज में था, क्योंकि ये तेहरान ईरान की कैपिटल में स्थित है। ये आप देखिए, ये ईरान है, यहाँ पे तेहरान है, कैस्पियन सी के जस्ट पास में ही। तो यहाँ पे ये गुलिस्तान पैलेस स्थित है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है, और इसको रोज गार्डन पैलेस भी बोला जाता है। इसको जो सफाविद रूलर्स थे ना, इसको डेवलप किए थे पैलेस में। यहाँ पे आपको गोल्स्टान एल्बम, जो कि कलेक्शन ऑफ 11 टू 17 सेंचुरी जो भी इम्पोर्टेंट एल्बम थे, जो भी पिक्चर्स थे, डॉक्यूमेंट्स थे, सारी चीज़ें यहाँ पे, जैसे पेंटिंग, कैलीग्राफी, एनग्रेविंग, सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। डार्क ऑक्सीजन, देखिए डार्क ऑक्सीजन क्या है कि जैसे ये ओशियन है, ओशियन का सरफेस है, ये ओशियन का वाटर है। तो डार्क ऑक्सीजन मतलब हो गया कि जो ओशियन का जो सरफेस मतलब बॉटम है, वहां पे जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है इन द एब्सेंस ऑफ द लाइट, तो उसी को क्या बोल रहे हैं, डार्क ऑक्सीजन। और ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है ये विदाउट फोटोसिंथेसिस हो रही है। और इस ऑक्सीजन का प्रोडक्शन का जो सोर्स है ना, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स है। अब पॉलीमेटेलिक अगर नोड्यूल्स आपने थोड़ा भी बहुत आइडिया होगा, तो इसमें आपको मैग्नीज, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, कॉपर, लिथियम जैसे मेटल्स का ये कंपोजिशन देखने को मिलते हैं छोटे छोटे। देखिए अब क्या है कि ये नोड्यूल्स, अब देखिए वाटर में है बॉटम पे, ये क्या उछल कूद करते रहते हैं। अब मेटल जब है उछल कूद करेगा तो उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होगा, और इस इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण जो भी वाटर यहाँ पे होगा इस करंट के पास, तो उसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा सी वाटर का। और जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा, आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो H2 प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। अब ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ ना, इसी को बोला जा रहा है डार्क ऑक्सीजन। तो दोस्तों, आज का सेशन बस यहीं तक था। इतनी ही चीज़ें आज मुझे डिस्कस करनी थी। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।